हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बचपन एवं बाल्यावस्था पेपर फर्स्ट से, जिसको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप भी कहते हैं, से यूनिट फर्स्ट का टॉपिक बाल विकास पढ़ने जा रहे हैं। बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले बाल विकास का इतिहास, बाल विकास का शाब्दिक अर्थ, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषाएं तथा बाल विकास के अध्ययन का महत्व। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास अगर हम देखें तो कब से शुरू हुआ है बाल विकास, हम कब से पढ़ने लगे हैं या कब से अध्ययन करने लगे हैं इस बारे में। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, पेस्टोलॉजी द्वारा सर्वप्रथम बाल विकास विज्ञान का विवरण तैयार किया गया था। उन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर, अपने खुद के पुत्र जिसका नाम था अल्बर्ट, उस पर एक बेबी बायोग्राफी तैयार की, जिसे बाल जीवनी भी कहते हैं हिंदी में। उस बायोग्राफी में उन्होंने उस बच्चे ने, उस बालक ने किस स्टेप बाय स्टेप विकास किया, किन किन अवस्थाओं में विकास किया, उसका पूर्ण रूप से वर्णन दिया हुआ है। फिर 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के बाद अगर हम 19वीं शताब्दी में देखें तो स्टैनली हॉल, जिन्होंने बाल अध्ययन का आंदोलन, जिन्हें बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता भी कहा जाता है, इन्होंने बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्रमबद्ध मीन्स किस किस स्टेज में होता है, सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी, उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी। इसीलिए इन्हें, उससे पहले पेस्टोलॉजी ने तो किया, लेकिन स्टैनली हॉल को इस आंदोलन का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन करने के पश्चात स्टेप्स दी, अवस्थाएं दी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में क्रो एंड ट्रो ने कहा कि यह शताब्दी बालक या बच्चे की शताब्दी कही जाती है। हम अभी 20वीं शताब्दी में ही वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम जो भी पाठ्यक्रम देखते हैं या शिक्षा व्यवस्था जो हम देखते हैं वह बाल आधारित शिक्षा है। जैसा हम कहते हैं सारा पाठ्यक्रम हमारा बाल आधारित है, बच्चों पर के आधार पर तय किया गया है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके और अपने आप को दर्शा सके, इस हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो 20वीं शताब्दी को क्रो एंड ग्रो ने क्या कहा, बालक या बच्चे की शताब्दी। इसके बाद हम देखें भारत में विकास, बाल विकास की शुरुआत कब हुई, तो 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। तो यह तो हो गया बाल विकास के इतिहास का क्रम। अब बाल विकास होता क्या है, बाल विकास का शाब्दिक अर्थ। बाल विकास का शाब्दिक अर्थ है बालक, 2 संयुक्त शब्दों बाल तथा विकास, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बाल का अर्थ होता है बालक और विकास परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुणात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन जुड़े रहते हैं। गुणात्मक मीन्स वृद्धि की ओर और ऋणात्मक मीन्स घटने की ओर। तो विकास जिसमें हम गुणात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के गुण होते हैं, इसी को हम विकास कहते हैं। इसके बाद है हमारा बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास प्रक्रिया जो होती है वो बालक या गर्भावस्था से लेकर उसके परिपक्व अवस्था तक की जो स्थिति में जो विकास करता है बालक, उसे बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बालकों का व्यवहार, स्थितियाँ और उन सभी कारण, वे सभी कारण जिनका उसके अध्ययन पर, हम शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं
तो उसके शिक्षण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करना बाल विकास के अंतर्गत आता है। फिर बाल विकास के जन्म से लेकर किशोरावस्था, बाल विकास में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले जैविक परिवर्तनों को कहते हैं, जिनमें वह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता से अधिक स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं। बालक जब जन्म लेता है, गर्भावस्था, शिशुआवस्था, इसमें बालक क्या होता है, किसी और पर निर्भर होता है। जैसा माता पिता परिवार वाले उसे सिखाते हैं, उसके साथ करते हैं, मतलब वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, दूसरों पर डिपेंडेंट होता है और वो अपना काम दूसरों पर निर्भरता पूर्वक ही करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बाल्यावस्था तक पहुंचता है, कुछ वह आत्मनिर्भर होने लगता है। जैसे वह अपना स्वयं का काम खुद से करने लगता है, खुद खाना, खुद पीना, चलना, ये सब वो सीख लेता है और आत्मनिर्भर होने लगता है कुछ कामों में। इसके पश्चात की स्टेप जब आती है, उसकी अवस्था जब आती है उसके बाद की, तो वह अधिक स्वतंत्र होना चाहता है। जब वो आत्मनिर्भर होने लग जाता है, वह सोचने लग जाता है कि मैं मेरा काम स्वयं कर सकता हूँ, तो वह अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता, वह चाहता है कि मुझे खुलापन मिले, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा काम खुद कर सकता हूँ। तो आत्मनिर्भरता से अधिक स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं विकास के अंतर्गत। फिर बाल विकास एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया। अविरल मीन्स हमेशा बहने वाली, क्रमिक क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें होता है, और सतत मीन्स हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है बाल विकास। इसके पश्चात बाल विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता रहता है। शारीरिक विकास देखते हैं हम, क्रियात्मक विकास करके सीखता है बालक, संज्ञानात्मक विकास होता है उसका, भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक वो समझना प्रारंभ कर देता है, और सामाजिक विकास भी होता रहता है। बाल विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि को भी शामिल किया जाता है। ये हो गया बाल विकास का अर्थ कि बाल विकास के अंतर्गत होता क्या है। अब बाल विकास को समझने हेतु कुछ प्रश्न, जिनके उत्तर हम अगर प्राप्त कर लें तो हम बाल विकास को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। ये प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर हम जैसे जैसे आगे अध्ययन करते जाएंगे, बाल विकास पढ़ते जाएंगे, तो उनके उत्तर हमें प्राप्त होते जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मतलब पूर्व और जन्म लेने के बाद, जन्म लेने से पूर्व मीन्स गर्भावस्था में, और परिपक्व होने तक मीन्स किशोरावस्था तक उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। आयु के साथ अलग अलग अवस्थाओं में उसके परिवर्तन किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं और उनका संबंध आयु के साथ, अवस्था के साथ किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन करना। फिर आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप क्या होता है, उन परिवर्तनों का स्वरूप पढ़ना है हमें। बालकों में होने वाले इन परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। अगर परिवर्तन हो रहे हैं बालक में तो उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो उनका अध्ययन हम करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, नंबर 5, बालक में समय समय पर होने वाले परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्या सभी बालकों में वृद्धि और विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप इनमें अंतर होता है। 7 है, बालकों में पाए जाने वाले अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव किस प्रकार उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद है बाल विकास की परिभाषाएं। परिभाषाओं के आधार पर हम जानेंगे कि बाल विकास क्या होता है और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं किस प्रकार से दी हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक
भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। जैसे कि हमने अर्थ में भी पढ़ा, बालक गर्भावस्था, भ्रूण अवस्था मीन्स गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे विकास कहा जाता है। और इसे अगर बाल्यावस्था में देखें तो उसे बाल विकास कहा जाता है। ड्राइवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। हमें निर्देशित होना मीन्स उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में हमें कुछ निर्देशन मिलते रहते हैं, ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उन जो हमें लक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ऐसा करना है आपको या ऐसा होना चाहिए, वो लक्ष्य हमें प्राप्त होते जाते हैं और हम उन्हें की ओर अग्रसर होते जाते हैं और प्रगतिशील परिवर्तन हम अपने आप में करते हैं या बालक अपने आप में करता है। यही बाल विकास है। बर्ग के अनुसार, नेक्स्ट है बर्ग के अनुसार, गर्भावस्था से किशोरावस्था के विकास का अध्ययन बाल विकास है। बर्ग के अनुसार क्या है? गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। ये तो हमने देखी बाल विकास की परिभाषाएं। परिभाषाओं से हमें पता चला कि हम किस प्रकार से बालक किस प्रकार से विकास करता जाता है। अब हैं बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के 8 क्षेत्र बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है शारीरिक विकास, फिर है मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता का विकास और सौंदर्य संबंधी विकास। शारीरिक विकास, अलग अलग अवस्थाओं में बालक के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। जब वह बालक जन्म लेता है तो उसकी शारीरिक अवस्था, शारीरिक रचना कैसी होती है, जब वह शैशवावस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर की रचना कैसी रहती है, और जब बालक किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसमें जो शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं उनके विकास का अध्ययन कि किस अवस्था में उसका शरीर किस प्रकार से विकसित होता है, यह बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर मानसिक विकास, उन्हीं अवस्थाओं में बालक धीरे धीरे मानसिक विकास भी करता जाता है, उत्तरोत्तर सीखता जाता है, उसमें संवेदनाएं जागृत होती रहती है, वह चारित्रिक विकास भी करता है और उत्तरोत्तर परिवर्तन उसमें होते जाते हैं। इसी को मानसिक विकास भी कहा जाता है और इसका अध्ययन मानसिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संवेगात्मक विकास, भावनाओं का विकास, क्रोध, लोभ, लालच, मनोरंजन, उसका हंसना, माता पिता के प्रति व्यवहार कैसा है, उसका परिवार के लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, दोस्तों के साथ व्यवहार कैसा है, किस प्रकार की संवेदनाएं उसमें जागृत होती हैं बालक में, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। नंबर 4 सामाजिक विकास, समाज में उसका व्यवहार, बालक का व्यवहार, शैशवावस्था तक बालक परिवार के साथ जुड़ाव ज़्यादा रहता है, परिवार में ही रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में जब वह पहुंचता है तो वह बाहर जाने लगता है, पड़ोस में जाने लगता है, दोस्तों के साथ मिलने लगता है, तो उन लोगों के साथ सामंजस्य उसका कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसी को सामाजिक विकास के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है। इसी का अध्ययन सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। फिर उसका चारित्रिक विकास, उत्तम चरित्र और नैतिकता होना बालक में आवश्यक होता है और वह परिवार के साथ रहकर कैसे इस अपने उत्तम चरित्र का विकास करता है, कैसे शिक्षा उसे प्राप्त होती है, विद्यालय भी जाने लगता है बालक, तो वहाँ क्या क्या सीखता है, इस पर निर्भर करता है कि उसका चारित्रिक विकास और इसका अध्ययन अवस्था अनुसार करते हैं। फिर भाषा का विकास,
बालक की भाषा, सर्वप्रथम वह मातृभाषा सीखता है। मातृभाषा जब परिवार में रहता है तब तक वह सीख लेता है। इसके बाद वह बाहर पड़ोस में जाना प्रारंभ करता है, विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है, तो वह 2-3 तरह की भाषाओं को सीखने का प्रयास करता है। और इस भाषा विकास की अवस्थाएं, इनका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत हम करेंगे। फिर सृजनात्मकता का विकास, बालक की अवस्थाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, तो वह उन अवस्थाओं के अनुरूप अपने में सृजनात्मक विकास भी करता है। अलग अलग चीज़ों का सृजन करना सीखता है। घर में रहेगा वो तो कुछ ड्राइंग करेगा, या कुछ चीज़ खिलौनों से इधर से उधर तोड़ना सीखता है, कोई कुछ तोड़ के कुछ नया बनाना सीखता है बालक। तो इस प्रकार की सृजनात्मकता बालक में जो उत्पन्न होती है, और इसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत हम करते हैं। और इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि बालक की प्रवृत्ति कैसी है, उसे और अधिक उसकी जो अध्ययन विधियाँ हैं उसे किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, शिक्षा में उनका उपयोग किस तरह से किया जाए, अधिगम सामग्री को कैसा बनाया जाए उसकी, ताकि बालक अधिक से अधिक सीख सके। फिर होता है लास्ट में उसका सौंदर्य संबंधी विकास। सौंदर्य संबंधी विकास मीन्स रचनात्मकता आना। सृजनात्मकता और रचनात्मकता एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सौंदर्य संबंधी क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये विकास बाल्यावस्था के बाद, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जो पीरियड होता है, जो अवस्थाएं होती है, उसमें उसके सौंदर्य संबंधी विकास बढ़ने लगते हैं। लड़कियां होती हैं तो अपने सुंदरता के प्रति कैसा पहनना है, कैसा नहीं पहनना है, हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उठने बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। और उसी प्रकार से लड़कों में बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, कौन सी गाड़ी चाहिए उनको, साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, क्या अच्छा लगेगा समाज में। तो यह होता है सौंदर्य, दूसरों को दिखाना, खुद अच्छे रहकर दूसरों को दिखाने संबंधी जो विकास होते हैं बालकों में, वह सौंदर्य संबंधी विकास के अंतर्गत आते हैं। यह तो हुए बाल विकास के क्षेत्र। अब बाल विकास के अध्ययन का महत्व। बाल विकास का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए या क्यों किया जाता है, बाल विकास का अध्ययन क्यों किया गया। तो हम देखें इसको, किसी भी शिक्षक का मुख्य कार्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में उन्हें यथाशक्ति सहयोग प्रदान करना होता है। बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का कार्य होता है। जब बालक हमारे पास आता है, शिक्षक के पास आता है विद्यालय में, तो उनका विकास देखते हुए, उनके जो गुण हैं, अंतर्निहित गुण देखते हुए उन्हें सहयोग करना, आगे सीखने में सहयोग प्रदान करना शिक्षक का कार्य होता है। और ये किससे पता चलेगा, हम सहयोग किस प्रकार से कर पाएंगे, जब तक हम उसके विकास का अध्ययन नहीं करेंगे कि वो किस तरह से विकास कर रहा है, किस अवस्था में उसका कितना विकास हुआ है, कैसे उसने विकास किया है। इसका अध्ययन अगर किया जाता है तो हम उसे सीखने और सिखाने में मदद कर सकते हैं, किन प्रवृत्तियों में वह आगे जा सकता है, किसमें उसकी रुचि है। तो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए बालक का मार्ग प्रशस्त किया जाना आवश्यक होता है। इसी आवश्यकता हेतु बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के हित संपादन में तभी अच्छी तरह से योगदान दे सकता है जब वह उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, विकास स्तर तथा व्यवहार चेष्टाओं से पूरी तरह परिचित हो। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के इस कार्य बहुत उपयोगी होता है। अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए अपेक्षित परिवर्तन क्या होते हैं, उसकी क्षमताएं बढ़ाना, उसकी योग्यताएं बढ़ाना, उसका विकास स्तर देखते हुए बढ़ाना, और उसका व्यवहार किस प्रकार का है उसका अध्ययन करके उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना, उचित परिवर्तन लाने का प्रयास करना ही शिक्षक का कार्य है। और बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के उस कार्य में अत्यधिक सहायता प्रदान करता है।
अब बाल विकास को इन निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। महत्व जो है, पहला आनुवांशिकी तथा वातावरण का ज्ञान, वातावरण की भूमिका का ज्ञान। शिक्षक को क्या होना चाहिए, उसके आनुवांशिकी गुणों का और वातावरण संबंधी भूमिका, उसके आनुवांशिक गुण क्या हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है और उसका वातावरण, किस वातावरण से बालक विद्यालय में हमारे पास आ रहा है, किस वातावरण से गुजरकर बालक हमारे पास आ रहा है, इसका ज्ञान अगर शिक्षक को है तो वो उसे अच्छी शिक्षा देने में सहयोग कर पाता है। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों के विकास में आनुवांशिकी तथा वातावरण को किस सीमा तक, किस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बालक का व्यवहार, विकास स्तर, व्यक्तित्व आनुवांशिकी, वातावरण के सहयोग का ही प्रतिफल होता है। इस बात से परिचित होने के बाद वह अपने उत्तरदायित्व को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके अभाव में वह कभी उसकी आनुवांशिकता तो कभी वातावरण को दोष देकर अपने उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शिक्षक उसके वातावरण और आनुवांशिकी गुणों को उत्तरदायी ठहराकर उसके विकास को रोकने का प्रयास करता है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। शिक्षक ऐसा होता है कि उन गुणों के साथ, उसमें जो गुण हैं वातावरण संबंधी या आनुवांशिकी गुण जो हैं, तो उनके साथ उसमें विकास किस प्रकार से किया जाए, उसके शिक्षण में किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाए, उनका अध्ययन किया जाकर। मतलब कोई बच्चा मतलब असाक्षर परिवार से आता है जिसमें फैमिली उसकी साक्षर नहीं है या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनका व्यवहार भी अलग तरह का है, वातावरण वैसा नहीं है जैसा हम शिक्षा देने के लिए उचित वातावरण जो हमें मिलना चाहिए वैसा वो उस वातावरण से हमारे पास नहीं आ रहा है। लेकिन उसका अध्ययन करने के पश्चात कि ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति के बाद बालक अपने पास आ रहा है विद्यालय में, तो हम उसका जो शिक्षण विकास है उससे किन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी शिक्षण या अच्छा अधिगम प्रदान कर पाएँ, यह शिक्षक को मदद करता है। उसका अध्ययन करना उसको मदद करता है, शिक्षक की मदद हो जाती है। इसके बाद है सेकंड जो महत्व हम पढ़ रहे हैं, दूसरा जो महत्व है विभिन्न अवस्थाओं की प्रक्रिया का ज्ञान। विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे अवस्थाएं देखी हमने परिभाषा में जिसे देखा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक के विकास को बाल विकास कहा जाता है। तो विभिन्न अवस्थाओं के विकास के स्तर एवं प्रक्रिया का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक भ्रूणावस्था में किस प्रकार से विकास करेगा, शिशुआवस्था में किस प्रकार से विकास करेगा, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था तक जाकर उस अवस्थाओं में, उस पीरियड में उनके परिवर्तन, उनमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं, उस प्रक्रिया का ज्ञान बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को करवाता है। और उसी की मदद से शिक्षक एक प्लानिंग बना सकता है, नियोजन कर सकता है। शिक्षण विधियों का, शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन शिक्षक के लिए आसान हो जाता है कि वह उसे किस तरह की प्रक्रिया द्वारा, प्रोसेस द्वारा पढ़ाए ताकि वह अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक गुणों का विकास उसमें हो सके। बाल विकास के अध्ययन से अध्यापक यह जान सकता है कि माँ के गर्भ में आने के बाद बालक की विकास यात्रा किस रूप में आगे बढ़ती है, विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक आदि विभिन्न विकास के आयामों में किस प्रकार की प्रगति होती है, कौन सी बातें, कारक तथा परिस्थितियाँ इस प्रगति को कौन सी दिशा तथा रूप प्रदान करने की क्षमता रखती हैं, किस आयु वर्ग या अवस्था में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए, इस बात का ज्ञान शिक्षक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूर्ण सहायता प्रदान
कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा, उसकी जो शिक्षण नीतियाँ हैं उसे नियोजित करने में, शिक्षक की शिक्षण नीतियाँ जो है उसे नियोजित करने में सहायता प्रदान करते हैं। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है और फिर उनकी शिक्षा एवं समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के अनुसार ढालने का प्रयत्न भी करता है। सभी बालक एक समान नहीं होते हमारे कक्षा में। जब बालक आता है तो हम उसका अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि उसे किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अलग अलग तरह के बालकों को ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से दिया जाकर उसकी गुणवत्ता में, उसके शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। विकास की प्रक्रिया विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में किस प्रकार संपन्न होती है और वह किन बातों से किस रूप में प्रभावित होती है, इस बात का ज्ञान शिक्षक को ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकती हैं जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट जो महत्व है हमारा, इसके बाद है विकास के व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी। विकास का व्यवहार और उसके व्यक्तित्व के गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव। अब अवस्थाओं में विकास दिखा हमने, तो किस किस अवस्थाओं में किस प्रकार विकास हुआ और उस विकास का उसके व्यक्तित्व के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जानकारी अगर शिक्षक को होती है तो वह शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। बालक शारीरिक, गामिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मक विकास की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों में उसकी आयु तथा अवस्था विशेष की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। किस आयु के बालक से किस प्रकार के व्यवहार या व्यक्तित्व गुणों की सामान्य रूप से अपेक्षा की जाती है, इस बात की जानकारी शिक्षक को अपने शिक्षण तथा निर्देशन कार्य में अधिक सहायता प्रदान कर सकती है। शिक्षण के अंतर्गत अधिगम सामग्री का चयन करना, विधियों का चयन करना और वातावरण किस प्रकार का देना है, इन बातों का निर्धारण करना शिक्षक का कार्य होता है और वह इन जानकारियों के आधार पर अच्छे वातावरण का निर्माण, अच्छी विधियों का चयन और अधिगम सामग्री का चयन कर सकता है जिससे उसका शिक्षण प्रभावी हो सकता है। अगर शिक्षण प्रभावी होगा तो बालक अच्छी तरह से सीखेगा और इस महत्व के पश्चात, इसको जानने के पश्चात शिक्षक ये अपना रोल अच्छी तरह से निभा सकता है। नंबर 4 है विकास तथा व्यवहार के मानदंडों की जानकारी। बाल विकास के अध्ययन से शिक्षक को यह भी ज्ञात होता है कि किस आयु तथा अवस्था विशेष से संबंधित बालक के विकास के लिए सामान्य रूप से क्या संभावित मानदंड होने चाहिए, उसे इस आयु में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तथा किस प्रकार के व्यक्तित्व गुणों का समावेश उसमें होना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी शिक्षक को अपने शिक्षण मार्ग के चुनाव में पूरी तरह से सहायता कर सकती है। तो ऐसा ही विकास तथा व्यवहार के मानदंड जो होते हैं, किस अवस्था में वह कितना विकास करेगा और व्यवहार कैसा रहेगा बालक का, उस व्यवहार के मानदंड क्या होने चाहिए, इसका अध्ययन अगर शिक्षक द्वारा किया गया है तो वह बच्चों में अगर वो व्यवहार के मानदंड नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं दिखते हैं, उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षक को एक मार्ग मिलता है कि वह किस प्रकार के शिक्षण को चुने, किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ उपयोग में लाए ताकि वह उस मानदंड तक, बालक उस मानदंड तक पहुँच पाए। इस प्रकार शिक्षक बालकों के विकास संबंधी जानकारी प्राप्त होती है जिससे वह बालक के सर्वांगीण विकास, व्यवहार निरूपण तथा व्यक्तित्व निर्माण की वांछनीय अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़े बाल विकास के अध्ययन का महत्व हमने पढ़ा। यहाँ हमारा बाल विकास का अर्थ हमने पढ़ा, शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा, इतिहास हमने जाना और उसके शिक्षण का महत्व
शिक्षक के लिए किस प्रकार है, इसके पश्चात हम आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।